आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। जी हाँ, प्लाज्मा थेरेपी जो इस कोरोना वायरस के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह हमारे सामने आया है। तो क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी और ये कोरोना के अगेंस्ट कैसे काम करता है और ये कितना सफल है और क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए। तो अगर हम मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले ब्लड की बात करें तो वो दो तरह के दो चीज़ों का बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट आ जाते हैं। पर जो ये थेरेपी यूज़ हो रही है इसमें इन चीज़ों का कोई काम नहीं, इसमें सिर्फ प्लाज्मा यूज़ होता है। तो देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कोरोना से इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है। तो जो उसका नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो उस कोरोना के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज़ उसके प्लाज्मा में रहती हैं। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि अगर एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में है तो उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर मान लीजिए समय के चलते चलते उस व्यक्ति ने जो कोरोना से अपनी जंग है वो जीत ली है। इसका मतलब उसके बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ हैं, इसीलिए उसने कोरोना को अपने इम्यून सिस्टम से हराया। तो अब ये एंटीबॉडीज़ जो उसके बॉडी में और उसके प्लाज्मा में है, तो ये अब ये जानते हैं कि ये दूसरे व्यक्ति से कैसे काम आ सकती है दूसरे व्यक्ति के लिए। और एक बात और आपको बता दूं, ये सब खेल इम्यून सिस्टम पे डिपेंड है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ भी बहुत ज़्यादा बनती हैं और काफ़ी अटैकिंग होती है अगर हम कंपेयर करें किसी लो इम्यून सिस्टम वाले पर्सन के साथ। अब देखते हैं कि ये जो एक पेशेंट वन है ये पेशेंट टू की हेल्प कैसे करता है। अब पेशेंट वन की कुछ खासियत ये होनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो वो कोरोना से कोरोना से किसी पहले संक्रमित था और वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। और दूसरी बात ये कि उसके ब्लड में सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, उन एंटीबॉडीज़ की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए। तो उस पेशेंट का जो ठीक हुआ पेशेंट है उसका ब्लड निकाल लिया जाता है। ब्लड की टेस्टिंग होती है अदर डिसीज़ के लिए जैसे HIV, हेपेटाइटिस वगैरह। तो उस ब्लड को प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है वो ब्लड, और उसमें से प्लाज्मा या सीरम अलग कर लिया जाता है जिसमें होती हैं एंटीबॉडीज़। देखिए, इस इसकी एक और बात है कि जो पेशेंट रिकवर्ड हुआ है उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक ही रहेंगी वहाँ पर। उसके बाद सिर्फ उनकी मेमोरी रह जाती है। मतलब अगर फिर से उस बॉडी में कोरोना आया तो मेमोरी होगी उसमें, तो वो जल्दी से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देंगे फिर से। और अगर कोरोना फिर से आए तो वो सेकंड वाला जो बॉडी का हमारा एक्शन होता है वो पिछले वाले एक्शन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये सीरम और प्लाज्मा इसको डोनेट किया जाता है जो क्रिटिकली इल पेशेंट है कोरोना की वजह से, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है और वो रिकवर नहीं हो पा रहा। अब ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया एक तरह से, क्योंकि किसी और की हम एंटीबॉडीज़ एक पर्सन में डाल रहे हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज़ होंगी ये इस बॉडी में इस क्रिटिकली इल पेशेंट के बॉडी में जाएंगी और कोरोना से फाइट करेगी। देखिए, ये जो थेरेपी है ये काफ़ी हद तक इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और इससे जो है पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। ये एक पूरी तरह से कोई इलाज तो नहीं है, पर इलाज में बहुत हेल्प करता है। और जो ये सीरम और प्लाज्मा डोनेट करते हैं इसमें ये चेक किया जाता है कि एंटीबॉडी सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस थेरेपी के कुछ थोड़े से हर थेरेपी का एक कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके नुकसान देख लेते हैं। और इन एंटीबॉडीज़ की एक और ख़ासियत है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। मतलब ये सिर्फ कोरोना से ही लड़ेंगी और उसी के लिए बॉडी में बनी हुई हैं, बनती हैं। और इसके नुकसान ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इस थेरेपी से पेशेंट ठीक होने की जगह उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है और ये इन्फेक्शन का जो एनहांस कर सकती है इन्फेक्शन को। कई केसेस में देखा गया कि जो पेशेंट है जो क्रिटिकली इल पेशेंट था उसके जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सुप्रेस भी कर सकते हैं ये ऐसे प्लाज्मा थेरेपी। और इस थेरेपी में क्योंकि जो पेशेंट इल था उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि हमने उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन दिया और उसकी खुद की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं बनी, तो अगर फिर से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हुए तो वो जो नेक्स्ट टाइम उसका इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा।
और ये पहली बार नहीं कि जब हम इस थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। इस थेरेपी का यूज़ पिछले 100 सालों से होता आया है, या उससे भी ज़्यादा। जहाँ तक मुझे याद है कि 19 19 हाँ 1918 में जो फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू H1N1, उसमें भी इस थेरेपी का यूज़ हुआ था। उसके बाद इबोला आया था 2014 में, उसमें भी यूज़ हुआ था। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में भी इसका यूज़ हुआ था। और H1N1 आपको पता ही होगा, स्वाइन फ्लू जो आया था, उसमें भी इस थेरेपी का यूज़ किया गया था।